मैथ का कोई भी प्रॉब्लम न तो भारी होता है और न हल्का होता है। होता दरअसल यह है कि यदि स्टूडेंट्स को सॉल्यूशन समझ में आ जाए तो स्टूडेंट उस प्रॉब्लम को हल्का कहता है, लेकिन यदि स्टूडेंट को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में नहीं आए तो स्टूडेंट उस प्रॉब्लम को भारी कहता है। सॉल्यूशन पूरा देख लेने के बाद ही स्टूडेंट को यह पता चलेगा कि यह प्रॉब्लम उसके लिए भारी है या हल्का है। जो स्टूडेंट पहले से चैप्टर पढ़ चुका है वह तो समझ ही जाएगा, लेकिन जो स्टूडेंट अभी चैप्टर का नाम भी नहीं सुना है उसको भी यह सॉल्यूशन समझ में आ जाए, इसके लिए पहले हम कुछ बेसिक बात बतलाएंगे, उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है A = एक मैट्रिक्स। यह मैट्रिक्स किसे कहते हैं यह बात बतलाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है B = A - I। यह I क्या होता है और मैट्रिक्स A में से मैट्रिक्स I को कैसे घटाते हैं यह बात सिखाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है ओमेगा √3i - 1/2। यह ओमेगा क्या होता है यह बात भी बतलाएंगे। यहाँ पर एक सेट लिखा हुआ है। सेट यदि ऐसे लिखा हुआ हो तो इसका क्या अर्थ है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है यह बात बतलाएंगे। उसके बाद हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक बताने के लिए चलते हैं बोर्ड पर। मैट्रिक्स क्या होता है? यदि हम कुछ नंबर लिख दें 3, 5, 7, 2, 1, 9, लेकिन इस तरीके से लिखे कि यह है पहला रो, यह है दूसरा रो, यह है पहला कॉलम, यह है दूसरा कॉलम, यह है तीसरा कॉलम, तो यहाँ पर कुछ नंबर रो और कॉलम के रूप में सजा करके यानी अरेंज करके लिखा हुआ है, तो बस इसी को हम कहते हैं मैट्रिक्स। यदि कुछ नंबर या कुछ सिंबल को रो या कॉलम के रूप में सजा करके लिख दिया जाए तो वह जो रो नंबर या सिंबल का सजावट होता है रो और कॉलम के रूप में, इस सजावट को ही हम मैट्रिक्स कहते हैं, नंबर या सिंबल के सजावट को। अगर हम चाहें तो इसको ब्रैकेट से भी घेर दे। ब्रैकेट नहीं होता है मैट्रिक्स, ध्यान रखना, यही है मैट्रिक्स। बिना ब्रैकेट के लिखो चाहे ब्रैकेट से घेर के लिखो, मैट्रिक्स वास्तव में ब्रैकेट को नहीं कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं इस सजावट को। हम चाहें तो इस तरह के ब्रैकेट से भी इसको घेर के लिख सकते हैं, हम चाहें तो इस तरह के ब्रैकेट से भी इसको घेर के लिख सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर ही हो। इसमें है 1 रो 2 रो 3 रो, 1 रो 2 रो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, इसमें 3 रो 3 कॉलम है, जबकि इसमें 2 रो और 3 कॉलम है। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर भी हो सकता है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से डिफरेंट भी हो सकता है। मैट्रिक्स को प्रायः अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं। इसको हम कुछ मान ले, सी मान सकते हैं, डी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। यह आई क्या है? आई को हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। आई को हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। इस आई में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होता है, और न सिर्फ बराबर होता है, एलिमेंट भी क्या होगा उस मैट्रिक्स में यह भी फिक्स्ड है कि क्या होगा, उसको हम बदल नहीं सकते। जैसे 1 0 0 1, यह 2 रो 2 कॉलम वाला
यूनिट मैट्रिक्स है। इसमें यह है डायगोनल, यह है डायगोनल, और तुम कहोगे यह भी है डायगोनल। मैट्रिक्स में इसको डायगोनल हम नहीं कहते हैं, इसी को कहते हैं डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल कहो या डायगोनल कहो, सीधा डायगोनल कहेंगे तो भी अर्थ यही वाला डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल शब्द यूज करेंगे तो भी यही वाला डायगोनल। डायगोनल पर का प्रत्येक एलिमेंट 1 हो, बाकी दूसरा सभी जगह का एलिमेंट 0 हो। यह है 2 रो 2 कॉलम वाला यूनिट मैट्रिक्स। इसी तरीके से 3 रो 3 कॉलम वाला भी यूनिट मैट्रिक्स हम लिख सकते हैं। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चाहे तो इस ब्रैकेट से घेरे, चाहे तो इस ब्रैकेट से घेर दे। यह है यूनिट मैट्रिक्स आई। अब सवाल है कि यहां पर जो आई लिखा हुआ है यह 2 रो 2 कॉलम वाला है या 3 रो 3 कॉलम वाला है। दरअसल बी है a माइनस आई के बराबर, यानी a में से i को घटाने पर जो मैट्रिक्स मिलेगा वह होगा b। तो घटाने पर जो मिलेगा तो a में से i को घटा पाना संभव होगा, लेकिन मैट्रिक्स में घटा पाना तब संभव होता है, सब्ट्रैक्शन तब डिफाइंड होता है जब a जिस ऑर्डर का है, a में जितना रो है i में भी उतना ही रो होना चाहिए, a में जितना कॉलम है i में भी उतना ही कॉलम होना चाहिए। तो हम तो देख रहे हैं कि यह a जो है a, यह है 3 रो और 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स, तो जरूर i भी 3 रो और 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स होगा, तभी यह घटाव संभव है, घटा पाना संभव है। तो इससे हम यह समझ गए कि यहाँ पर जो आई है वह ऐसा वाला आई नहीं है, बल्कि ऐसा वाला आई है। अब प्रश्न है कि a में से i को घटाएंगे कैसे। b इज इक्वल टू a माइनस आई। a के जगह पर यह मैट्रिक्स और i के जगह पर यह मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स माइनस दिस मैट्रिक्स। घटाया ऐसे जाता है कि सेम पोजीशन पर के एलिमेंट में से सेम पोजीशन पर के एलिमेंट को घटाया जाता है। 2 में से 1 घटेगा, -1 में से इस 0 को घटाएंगे, -1 में से इस 0 को घटाया जाएगा। इसी तरीके से 1 में से 0 घटेगा, 0 में से यह 1 घटेगा। इसी तरीके से सब जगह घटाए हैं, और घटाने के बाद 2 में से 1 घटेगा तो 1 -1 -0 -1 हो जाएगा, -1 -0 -1 हो जाएगा। इस तरीके से हम a माइनस आई कैलकुलेट कर लिए। यह ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है 1 का क्यूब रूट, 1 का क्यूब रूट, जिसको हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहते हैं। यूनिटी का मतलब 1, यानी 1 का क्यूब रूट यानी पावर 1/3, यही होता है ओमेगा। अब स्टूडेंट सोच रहा होगा कि 1 का क्यूब रूट निकालेंगे तो ओमेगा कैसे आ जाएगा, यह तो 1 आएगा। 1 भी आएगा, 1 का क्यूब रूट ओमेगा भी मिलेगा, जिसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं -1 प्लस √3i/2। इसमें i क्या है, तो i का मतलब है -1 का स्क्वायर रूट, -1 का स्क्वायर रूट। -1 का स्क्वायर रूट कोई रियल नंबर तो मिलेगा नहीं, कोई रियल नंबर नहीं है जो जिसको स्क्वायर करे तो -1 के बराबर हो जाए। तो -1 का स्क्वायर रूट चूंकि कोई रियल नंबर नहीं, इसीलिए इसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और कोई नंबर इस रूप में लिखा जाए, जैसे हम लिखे 2 + 3i, यानी एक रियल नंबर जोड़ कोई रियल नंबर गुने आए, तो इसी को कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 1 का क्यूब रूट यह भी मिलेगा, और 1 का क्यूब रूट
यह भी मिलेगा जो कि ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, -1 माइनस √3i/2। 1 का क्यूब रूट सिर्फ एक ही नहीं मिलता है, यह 1 जो है यह है रियल क्यूब रूट, यह दोनों है इमेजिनरी क्यूब रूट। इस दोनों में से अगर इसको ओमेगा मानेंगे और ओमेगा को स्क्वायर करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। हम चाहें तो इसी को ओमेगा मान ले और इसको जब स्क्वायर करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। हाँ, स्क्वायर करने में एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जहाँ पर आई स्क्वायर आए, आई का स्क्वायर, उसको हम -1 के बराबर लिखेंगे। काहे कि आई अगर -1 का स्क्वायर रूट तो आई का स्क्वायर हो जाएगा -1 के बराबर। इस बात को ध्यान में रख करके जब भी हम ओमेगा को स्क्वायर करेंगे तो इतना मिलेगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो इतना मिलेगा। ओमेगा पर पावर 3 कर दे, ओमेगा पर पावर 3 तो यह 1 के बराबर मिलेगा। अब कोई स्टूडेंट सोच रहा होगा कि ओमेगा पर पावर 3 1 के बराबर कैसे मिलेगा। तो पहला तो तरीका है कि अगर वो ओमेगा यह तो इसको 3 बार हम मल्टीप्लाई कर दे तो पता चल जाएगा कि यह 1 के बराबर आया। दूसरा तरीका यह है, 1 का क्यूब रूट है ओमेगा, 1 का क्यूब रूट है ओमेगा, दोनों तरफ पावर 3 कर दे, दोनों तरफ क्यूब कर दें तो 1 का पावर 1/3 का पावर 3 इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब। यह पावर कट जाएगा, यानी 1 इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब। इसी तरीके से जब ओमेगा क्यूब 1 तो ओमेगा क्यूब को ओमेगा क्यूब से मल्टीप्लाई करें तो यह हो जाएगा 1 गुने 1 बराबर 1, यानी ओमेगा 6 1, यानी ओमेगा 6 1। फिर ओमेगा 6 को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दे, ओमेगा क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा 9 हो जाएगा, वह भी 1 के बराबर। फिर ओमेगा 9 को ओमेगा क्यूब से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा 12 भी हो जाएगा 1 के बराबर। यानी कहने का मतलब ओमेगा क्यूब, ओमेगा 6, ओमेगा 9, ओमेगा 12 यानी 3 का मल्टीपल ऊपर में पावर के रूप में रहे ओमेगा पर तो रिजल्ट 1 के बराबर होता है। यानी ओमेगा पर पावर 3m, जिसमें m के जगह पर हम अगर नेचुरल नंबर रखें, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 तो 3 का मल्टीपल हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। इस तरीके से जब कोई सेट लिखा हुआ रहता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा इस सेट में, यह हम कैसे पता करते हैं। आखिर इस रूप में जब सेट लिखा रहता है तो उसका अर्थ क्या है, इसके लिए हम इसी टाइप का एक दूसरा सेट पहले लिखते हैं। हम लिखते हैं, मान लेते हैं कि ए कोई सेट है, ऐसा वाला ब्रैकेट यूज करते हैं सेट लिखने के लिए, ठीक है। n belongs to one set of 1 2 3, बीच में डॉट 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 का मतलब है बीच में भी लिखा हुआ, ठीक है, 100 तक लिख देते हैं। सच दैट, यहां पर है सच दैट n स्क्वायर, ठीक है, -106 n प्लस, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसका अर्थ हुआ कि n 1 से 100 के बीच का, 1 से 100 तक का
नेचुरल नंबर जितना है उसी में से कोई नंबर होगा, लेकिन सब नंबर नहीं होगा। वैसा ही नेचुरल नंबर होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस सेट में कौन कौन एलिमेंट आएगा यह जानने के लिए हमको पहले इस इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। n स्क्वायर माइनस 106n को हम ऐसे लिख सकते हैं 101n, ठीक है, माइनस 5n और जोड़ 505 जोड़ 505 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दोनों में से n कॉमन ले लेते हैं, n माइनस 101 माइनस इस दोनों में से 5 कॉमन, n माइनस 101 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज n माइनस 101 n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 101 और 5, यही दो मिला। तो क्या n का दोनों वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, सॉल्यूशन भले ही मिल रहा है यह दोनों नंबर, लेकिन इस सेट में यह दोनों नंबर नहीं आएगा, क्योंकि n का वैल्यू 1 से 100 के बीच का ही नेचुरल, 100 तक का ही नेचुरल नंबर होना चाहिए, 100 से आगे का नहीं। और यह 101 इस 100 से आगे का नंबर है, इस 101 को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सिर्फ 5 को एक्सेप्ट करेंगे। तो इस सेट में कौन एलिमेंट हो जाएगा? मात्र एक एलिमेंट 5। हमसे कोई पूछेगा कि इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, तो हम कहेंगे एक एलिमेंट है, मात्र एक एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट एक है। यदि कोई सेट हो B, n belongs to this set such that n minus 2 times n minus 5 times n minus 6 times n minus 7 is equal to 0, तो इस सेट में क्या होगा? 1 से 6 तक के भी तक में जितना भी ऐसा नेचुरल नंबर है जो इसमें n के जगह पर रखने पर इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए, यानी LHS RHS के बराबर हो, वही नंबर इस सेट में होगा। तो हम देख रहे हैं कि जब इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, दिस इज इक्वल टू 0, तो आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0 होगा। तो n का वैल्यू क्या क्या मिलेगा? n का वैल्यू मिलेगा 2, 5, 6, 7। लेकिन यहाँ से जितना सॉल्यूशन मिल रहा है सब सॉल्यूशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 1 से 6 तक में जितना सॉल्यूशन ऐसा है जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है उसी को एक्सेप्ट करेंगे। तो हम देख रहे हैं इसमें 6 तक है, तो यह 7 वाला एक्सेप्ट नहीं होगा। लेकिन 2, 5, 6 यह तीनों है, 2, 5, 6 यह तीनों है, तो इसका मतलब है सेट बी क्या हो जाएगा? सेट बी में यही 3 नंबर होगा, 2, 5, 6, 2, 5, 6। हमको पूछेगा इस सेट में कितना एलिमेंट है, हम कहेंगे 3 एलिमेंट है, 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो। तो इस रूप में यदि कोई सेट लिखा हुआ है तो इसका अर्थ क्या है? 1 से 100 तक जितना नेचुरल नंबर है उसमें से वैसा नेचुरल नंबर जो इस जगह पर n के जगह पर और इस जगह n के जगह पर रखने पर यह इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए, यानी LHS RHS के बराबर हो जाए, यानी यह इक्वेशन भी सेटिस्फाइड होना चाहिए, साथ ही साथ वह नंबर 1 से 100 तक में का नेचुरल नंबर हो। दोनों कंडीशन फुलफिल करने वाला जो नंबर होगा वही नंबर इस सेट में आएगा। यह बात स्पष्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है? हमको निकालने के लिए बोल रहा है कि 1 से 100 तक जो नेचुरल नंबर है उसमें से कौन कौन नेचुरल नंबर इस इक्वेशन में n के जगह पर रखे, इस इक्वेशन में n के जगह पर रखेंगे तो यह इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। n का ऐसा वैल्यू कितना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे और n का वह वैल्यू 1 से 100 तक के बीच का नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। यह इक्वेशन दिया हुआ है। इस इक्वेशन को
हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ W ओमेगा पर पावर n B पर पावर n क्यों लिख दिए? क्योंकि A गुने B पर पावर n इज इक्वल टू होता है A पर पावर n गुने B पर पावर n। तो इसके आधार पर ओमेगा गुने B पर पावर n को ओमेगा पर पावर n और B पर पावर n हम लिख सकते हैं। यह इक्वेशन तब सेटिस्फाई होगा जहाँ A पर जो पावर है n, यह an इस A के बराबर हो जाए, यह ओमेगा n 1 के बराबर हो जाए और यह B पर पावर n इस B के बराबर हो जाए। यानी A पर पावर n जब A के बराबर हो जाएगा, ओमेगा पर पावर n जब 1 के बराबर हो जाएगा और B पर पावर n जब B के बराबर हो जाएगा, तब यह इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। अब हम ए स्क्वायर क्या होगा यह निकालेंगे। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो मैट्रिक्स ए गुने मैट्रिक्स ए हो जाएगा। अब इस दो मैट्रिक्स को कैसे करके मल्टीप्लाई करते हैं यह बात हम सीखेंगे। फर्स्ट फैक्टर के फर्स्ट रो को सेकेंड फैक्टर के फर्स्ट कॉलम के साथ यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं। यह है फर्स्ट फैक्टर का रो लिखा हुआ, यह है सेकेंड फैक्टर का पहला कॉलम लिखा हुआ। मल्टीप्लाई करने के बाद जो 3 नंबर मिला, इस तीनों को हम जोड़ के लिख दिए और यह जो सम मिला 2, इसको हम प्रोडक्ट में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के पोजीशन पर यहाँ लिख दिए। क्यों फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के पोजीशन पर लिखे हैं? क्योंकि पहला मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, इसीलिए प्रोडक्ट में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के पोजीशन पर लिखाएगा। इसी तरीके से फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ यहाँ मल्टीप्लाई किया गया है। यह है फर्स्ट रो रेड रंग से लिखा हुआ और यह ग्रीन रंग से लिखा हुआ सेकेंड कॉलम है। मल्टीप्लाई करके तीनों प्रोडक्ट को जोड़ दिए, -1 आया, इस -1 को यहाँ लिख दिए। इसी प्रकार से फिर से फर्स्ट रो को इस थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ पर फर्स्ट रो रेड कलर से और यह थर्ड कॉलम यहाँ पर लिखा गया है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो यह 3 प्रोडक्ट मिला, इस तीनों को जोड़ देने के बाद जो सम यहाँ मिला -1, इसको इस जगह पर लिख दिया गया है। इसी तरीके से अब सेकेंड रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम के एलिमेंट के साथ यहाँ मल्टीप्लाई कर करके लिखा गया है। मल्टीप्लाई कर करके और प्रोडक्ट को जोड़ करके जो सम मिला उसको इस सेकेंड रो में लिख दिया गया है। फिर थर्ड रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा गया है और जो प्रोडक्ट का सम मिला 3, उसको इस प्रोडक्ट वाले मैट्रिक्स में थर्ड रो में लिख दिया गया। हो गया 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमको मिल गया। तो ए स्क्वायर यानी इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अभी हम निकाले हैं कि इतना मिलेगा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा इस मैट्रिक्स के बराबर। ध्यान से देखो इसको, यह तो ठीक वही ए है जो ए दिया था, यानी ए स्क्वायर हो गया ए के बराबर। तब तो ए क्यूब कितना के बराबर हो जाएगा, ए से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर और ए स्क्वायर फिर से ए के बराबर हो जाएगा, तो ए क्यूब भी ए के बराबर। A4 क्या मिलेगा, A4 इज इक्वल टू फिर ए स्क्वायर मिलेगा जो ए के बराबर हो जाएगा, तो A4 भी ए के बराबर। इसका मतलब an में n के जगह पर 1 रखे, चाहे 2 रखे, चाहे 3 रखे, चाहे 100 रखे, कोई भी रखेंगे, ठीक है, तो यह फाइनली ए के बराबर ही मिलेगा। तो
टू द पावर n इज इक्वल टू a कंडीशन तब सेटिस्फाई होगा जब n के जगह पर इस 1 से 100 तक में जितना नेचुरल नंबर है कोई भी हम रखें, तो यह जो है जितना नंबर दिया हुआ है सारा नंबर, जितना नेचुरल नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है n का वैल्यू, वह सारा नंबर यहाँ एक्सेप्टेबल है, उसमें से कोई नंबर रिजेक्ट नहीं हुआ। दिया हुआ है क्वेश्चन में ओमेगा इज इक्वल टू इतना, और हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर हो जाएगा, यानी ओमेगा पर पावर 3m 1 के बराबर होगा, यानी ओमेगा पर पावर जब 3 का मल्टीपुल होगा तो उसका वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा। तो ओमेगा n इज इक्वल टू 1 कब पॉसिबल होगा? जब n के जगह पर 3 का मल्टीपुल हो, यानी 3 हो या 6 हो या 9 हो, इस तरीके से 3 का मल्टीपुल हो। क्वेश्चन में दिया हुआ है b इज इक्वल टू a माइनस आई, क्वेश्चन में a इतना दिया है और हम जानते हैं यूनिट मैट्रिक्स, यह मैट्रिक्स है। इस a में से जब हम i को माइनस करेंगे तो b इतना मिलेगा। b को -1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 से मल्टीप्लाई करने का अर्थ होता है कि इस मैट्रिक्स के अंदर जितना भी एलिमेंट है सबका साइन चेंज कर देंगे, यानी यह 1 -1 हो जाएगा, यह -1 +1 हो जाएगा, यह -1 +1 हो जाएगा। इसी तरीके से प्रत्येक एलिमेंट का साइन चेंज कर दिया गया। तो -1 गुने b का मतलब क्या हुआ? -b, यानी -b इस मैट्रिक्स के बराबर मिला, इसको हम एक नंबर मान लिए। अब हम b को b से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको b² मिलेगा। तो b² इज इक्वल टू यह मैट्रिक्स जो कि b के बराबर है, b गुने b। अब इस दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? जैसे पहले हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए थे, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट फैक्टर के फर्स्ट रो को सेकेंड फैक्टर के तीनों कॉलम से बारी बारी से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट को जोड़ करके इस प्रोडक्ट वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट रो में लिख देंगे। फिर फर्स्ट फैक्टर के सेकेंड रो के एलिमेंट को सेकेंड फैक्टर, सेकेंड जो मैट्रिक्स है उसके तीनों कॉलम से बारी बारी से मल्टीप्लाई करके और प्रोडक्ट को जोड़ देंगे। इस तीनों सम को इस मैट्रिक्स के सेकेंड रो में लिख देंगे। फिर पहला मैट्रिक्स के थर्ड रो को दूसरा मैट्रिक्स के तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट को जोड़ करके इस तीनों जोड़ को इस मैट्रिक्स के तीसरे रो में लिख देंगे। तो अभी अभी हम b² निकाले हैं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके, और प्रोडक्ट हमको इसके बराबर मिला। यह जो मैट्रिक्स है कुछ देर पहले हम -b कैलकुलेट किए थे, ठीक उसके बराबर है। एक नंबर उसको नाम दिए थे, उस एक नंबर में यही मैट्रिक्स मिला था जिसको हम -b कहे थे। तब तो यहाँ पर b² जो है b² या b² -b के बराबर हो जाएगा। इस b² इज इक्वल टू -b को दोनों तरफ जब हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b³ इज इक्वल टू -b गुने b, यानी b³ -b² के बराबर मिलेगा। और यहाँ b² -b के बराबर है, तो इस b² के जगह पर जब हम -b रख देंगे तो फाइनली b³ b के बराबर में मिल जाएगा। अब इसको दोनों तरफ अगर हम b² से मल्टीप्लाई कर दें तब इतना मिलेगा। और इस 3 नंबर में लिखा हुआ है कि b³ इज इक्वल टू b, तो इस b³ के जगह पर जब हम b लिख देंगे तो b5 हमको b के बराबर मिलेगा। तो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि b³ भी है b के बराबर, b5 भी है b के बराबर। इसी तरीके से फिर b² से दोनों तरफ मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो b7 b के बराबर मिलेगा। इसको फिर b² से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे
तो B9B के बराबर मिलेगा। इसी तरीके से आगे भी हमको मिलेगा। तो Bn इज इक्वल टू B कब होगा? जब n के जगह पर यह 3 हो या 5 हो या 7 हो या 9 हो या 11 हो या 13 हो या 15 हो, तब Bn B के बराबर हो जाएगा। यह बात हम पहले ही देख चुके हैं कि ओमेगा पर पावर n इज इक्वल टू 1 तब होगा जब n के जगह पर 3 या 6 या 9 या 12 या 15 इस तरह का नंबर रखा जाए। और अभी अभी हम देखें कि Bn इज इक्वल टू B कब हो रहा है? जब n इज इक्वल टू 3, 5, 7, 3, 5, 7, 9, 15 इस तरह का नंबर हो। तो Bn इज इक्वल टू B तब होगा जब n इज इक्वल टू 3, 5, 7, 9, 15 इस तरह का नंबर हो। यहाँ जो सीक्वेंस नज़र आ रहा है और यहाँ जो सीक्वेंस नज़र आ रहा है, इस दोनों में कुछ टर्म कॉमन है। यह 3 दोनों में है। फिर इसके बाद 9 दोनों में है। फिर इसके बाद 15 दोनों में है। तो जो नंबर दोनों सीक्वेंस में नज़र आ रहा है उसको हम अगर लिखें तो यही सब है कॉमन। यानी n के इस वैल्यू के लिए यह भी सेटिस्फाइड हो जाएगा और यह भी सेटिस्फाइड हो जाएगा। यह 3, 9, 15 जो नज़र आ रहा है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? इस रूप में लिखा हुआ सीक्वेंस, सीक्वेंस से मतलब है कि एक नंबर, फिर कॉमा दे करके दूसरा नंबर, फिर कॉमा दे करके तीसरा नंबर, इस तरीके से एक के बाद एक करके नंबर लिखा जाए, ठीक है। और नंबर जो लिखा जाए उसमें डिफिनिट रूल यही हो जो यहाँ नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है? इस पहला टर्म में डी जोड़ के लिखे अगला टर्म, इसमें फिर डी जोड़ करके अगला टर्म, इसमें फिर डी जोड़ करके अगला टर्म। इस तरीके से जब नंबर लिखा जाता है एक के बाद एक करके, तो उसी को हम कहते हैं कि वह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। जैसे ए के जगह पर यदि हम ले 1, डी के जगह पर यदि हम ले 2, तो एपी क्या हो जाएगा? एपी ए के जगह पर 1 लिख दिए। अब यह है ए प्लस डी, 1 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3। फिर ए प्लस 2D, इसमें फिर से डी जोड़ देंगे, यानी 3 में फिर से 2 जोड़ देंगे तो 5। इसी तरीके से फिर से इसमें 2 जोड़ देंगे 7। यह एक एपी है। यदि हम ए के जगह पर ले, ठीक है, 2, डी के जगह पर ले 3, तब क्या हो जाएगा? तब जो एपी मिलेगा, पहला टर्म 2, दूसरा टर्म क्या होगा? इसमें डी जोड़ेंगे तो 3 जोड़ देंगे तो 5 मिलेगा। फिर इसमें 3 जोड़ेंगे 8 मिलेगा। फिर इसमें 3 जोड़ेंगे 11 मिलेगा। इस तरीके से आगे जाएगा। अब यह है इसका पहला टर्म, इसको हम कहते हैं पहला टर्म T1। यह है दूसरा टर्म T2। यह है तीसरा टर्म T3। यह है चौथा टर्म T4। इसी तरीके से आगे भी टर्म लिख सकते हैं, आगे भी टर्म। इसका आर्थ टर्म TR इज इक्वल टू होता है A प्लस R-1 गुने D, जिसमें A का मतलब है पहला टर्म और D को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। यह D कैसे मिलेगा? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा देंगे, A प्लस D में से A घटा देंगे तो कॉमन डिफरेंस D मिल जाएगा। जैसे इस AP का कॉमन डिफरेंस का निकालने के लिए 3 में से 1 घटा देंगे 2 मिलेगा कॉमन डिफरेंस। इस AP का कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? 5 में से 2 घटा देंगे, जो मिलेगा वही है कॉमन डिफरेंस।
गौर से देखो, इस टी आर का मतलब है आर्थ टर्म, आर्मा टर्म। आर के जगह पर 1 रखेंगे पहला टर्म, आर के जगह पर 2 रखेंगे दूसरा टर्म, आर के जगह पर 3 रखेंगे तीसरा टर्म, T3। तो इस आर के जगह पर 1 2 3 4 इस तरह का नेचुरल नंबर ही हमेशा आएगा। इसमें आर के जगह पर कभी भी फ्रैक्शन नहीं आएगा। टी आर में आर के जगह पर क्या आ सकता है? सिर्फ नेचुरल नंबर। जब भी हम टी आर लिखते हैं तो इसमें आर के जगह पर सिर्फ नेचुरल नंबर आ सकता है। अब यदि हमको 1 से 100 तक नेचुरल नंबर लिखा हुआ है और कोई एक एपी हम बना रहे हैं, इस एपी में जो भी टर्म लिख रहे हैं वह सब टर्म यहाँ पर जो 1 से 100 तक नेचुरल नंबर है इसी में से लेके लिख रहे हैं। तो इस सेट में से सब नंबर तो लिख नहीं रहे हैं, क्योंकि इस एपी में सब नंबर आएगा नहीं। 3 आएगा तो लिख दिए, 5 आएगा लिख दिए, 7 आएगा लिख दिए, 9 आएगा लिख दिए। इस तरीके से सबसे लास्ट में जो नंबर आएगा वह हो सकता है 100 हो या 100 से छोटा हो सकता है, लेकिन 100 से बड़ा तो नहीं होगा, क्योंकि इस एपी में जो नंबर हम लिख रहे हैं इसी सेट में का नंबर लिख रहे हैं, इसके बाहर का नंबर नहीं लिख रहे हैं। और जितना भी नंबर इस एपी में आ सकता है सभी नंबर इस एपी में लिख दिया गया। और तब यदि हमको कहा जाए कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है, इस एपी में नंबर ऑफ टर्म कितना है, तो हम कैसे निकालेंगे? यह है पहला टर्म, यह है दूसरा टर्म, यह है तीसरा टर्म, यह है चौथा टर्म। इस तरीके से मान लेंगे कि इसमें नंबर ऑफ टर्म आर है, तो सबसे लास्ट टर्म टी आर हो जाएगा। फॉर्मूला से टी आर लिखेंगे a प्लस आर माइनस 1 गुने डी, यानी टी आर हमको कितना मिलेगा? ए का मतलब फर्स्ट टर्म 3, आर माइनस 1 गुने डी कितना? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा देंगे 2। अब टी आर लास्ट टर्म है, इसका मतलब है कि यह टी आर या तो 100 के बराबर होगा या 100 से छोटा होगा, लेकिन 100 से बड़ा नहीं हो सकता है। टी आर लेस देन इक्वल टू 100। दिस इम्प्लाई 3 प्लस आर माइनस 1 टाइम्स 2 लेस देन इक्वल टू 100। दिस इम्प्लाइज आर माइनस 1 टाइम्स 2 लेस देन इक्वल टू, 3 को इधर ले जाएंगे तो कितना मिलेगा? 97। दिस इम्प्लाइज आर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8, 1 2 8 16, 1/2। दिस इम्प्लाइज आर लेस देन इक्वल टू, 1 को इधर ले जा करके जोड़ देंगे, 49 एंड 1/2। यह 49.1/2 जो है, तो हम जानते हैं कि इस टी आर में आर के जगह पर सिर्फ नेचुरल नंबर होगा। 49 हो सकता है, 50 हो सकता है, 40 हो सकता है, 49.1/2 तो नहीं होगा। तो इसका मतलब है, और क्या कह रहा है? आर का वैल्यू इसके बराबर या इससे छोटा, और आर का वैल्यू चूंकि फ्रैक्शन हो नहीं सकता है 49 हो सकता है, तो आर का वैल्यू 49 तो हो सकता है या उससे छोटा, लेकिन नेचुरल नंबर 1 2 3 49 तक जाएंगे। यानी इस एपी में 49 टर्म तक हो सकता है, यानी नंबर ऑफ टर्म 49। आर का जितना भी वैल्यू है इसमें आर का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो होगा वही होगा नंबर ऑफ टर्म इन दिस एपी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। इसका फर्स्ट टर्म 3 नजर आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 6 के बराबर, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म के बराबर। तो इसका आर्थ टर्म का फॉर्मूला हम जानते हैं,
होता है टी आर इज इक्वल टू ए प्लस आर माइनस 1D। इस फार्मूले का यूज करके टी आर हम इतना लिखेंगे। इस एपी में जो भी नंबर आ रहा है वह तो 1 से 100 तक के बीच का ही कुछ नेचुरल नंबर है, सब नेचुरल नंबर नहीं है, कुछ नेचुरल नंबर है। तो इस एपी में मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्म आर हो, तो इसका आर्थ टर्म या तो 100 के बराबर होगा या उससे छोटा होगा, लेकिन बड़ा तो हो नहीं सकता है। इसका अर्थ है कि 3 प्लस आर माइनस 1 गुने 6 लेस देन इक्वल टू 100 हो जाएगा। 3 को राइट साइड ले जाएंगे, इतना मिलेगा। 6 को राइट साइड ले जाकर के डिवाइड करेंगे तो आर माइनस 1 16.1/6 मिलेगा। 1 को राइट साइड ले जाकर के जोड़ देंगे तो आर लेस देन इक्वल टू 17 एंड 1/6 मिलेगा। हम जानते हैं कि आर का वैल्यू नेचुरल नंबर होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा। तो आर का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 17 होगा, क्योंकि 17.1/6 नेचुरल नंबर 17 से बड़ा है और 18 से छोटा है, 17 और 18 के बीच में। तो आर का वैल्यू इसके बराबर या इससे छोटा, तो इस नंबर के जस्ट लेफ्ट साइड में 17 है। तो आर का मैक्सिमम वैल्यू 1 से लेकर के 17 तक होगा, यानी आर का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 17। इसका मतलब है कि इस एपी में नंबर ऑफ टर्म 17 है। क्वेश्चन में जो सेट दिया हुआ है, यह वाला सेट, इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 17 होगा, 17। यही 17 हमारा आंसर हो जाएगा।